गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं रंजीत सिंह आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। अपने टीचिंग सब्जेक्ट जो बीएड का है रसायन विज्ञान उसका अध्ययन कर रहे थे। तो इससे पीछे वाले वीडियो के अंदर अपने जो टॉपिक है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट या ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन जो होता है वस्तुनिष्ठ परीक्षण जिसको अपने कहते हैं हिंदी के अंदर, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के बारे में अपने पढ़ रहे थे। तो एक वीडियो इसके ऊपर अपने बना ली है, पहले आपने देख ली होगी। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का अर्थ या वस्तुनिष्ठ परीक्षण किसे कहते हैं इसके बारे में हमने उसमें देख लिया था। इसके बाद वस्तुनिष्ठ जो परीक्षण होते हैं इसमें प्रश्न किस प्रकार के रखे जाते हैं वो अपने कल वाले वीडियो के अंदर देख लिया था। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्रयुक्त जो प्रश्न है उसमें कई प्रकार हमने देखे थे प्रश्नों के। अब उसके बाद वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के अंदर दो चीजें रह गई थी। एक तो अपने को पढ़ना है ऑब्जेक्टिव जो एग्जामिनेशन है या वस्तुनिष्ठ परीक्षण है, इसमें एक तो अपने को पढ़ना है वस्तुनिष्ठ परीक्षण। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों की विशेषताएं क्या क्वालिटी होती है इनके अंदर प्रश्न, और दूसरा अपने को देखना है वस्तुनिष्ठ परीक्षणों की कमियां या फिर कह सकते हैं सीमाएं। इन परीक्षणों की क्या कमियां हैं या क्या सीमाएं हैं, ये दो जो है पॉइंट अपने इसके अंदर डिस्कस करने हैं आज वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के अंदर। फिर ये कंप्लीट हो जाएगा वस्तुनिष्ठ परीक्षण। तो पहले अपने वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण या इनके विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं कि वस्तुनिष्ठ परीक्षणों की क्या विशेषताएं हैं। इसके लाभ भी कह सकते हैं। अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि वस्तुनिष्ठ परीक्षणों से बच्चों को क्या लाभ होता है या वस्तुनिष्ठ परीक्षणों से टीचर को क्या लाभ है या वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का क्या फायदा होता है, तो भी आप इसके अंदर ये बात जो बता सकते हैं विशेषताओं वाली। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षणों की विशेषताएं जो है अपने इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले वस्तुनिष्ठ परीक्षणों की जो विशेषता आती है समय की मितव्ययता। समय की मितव्ययता का मतलब समय की बचत। तो इन परीक्षणों का उपयोग करने से समय की बचत होती है। अब समय की बचत होती है किसके समय की, शिक्षक के समय की, बच्चों के समय की, क्योंकि टीचर का अगर समय कम लगेगा तो बच्चों का भी समय कम लगेगा। तो समय की बचत होती है। अब समय की बचत कैसे होती है, एक तो टीचर जो है वो बच्चों का जब पेपर बनाता है तो पेपर बनाने के बाद उस पेपर को जब बच्चों में अप्लाई किया जाता है, मतलब बच्चों से वो टेस्ट जब लिया जाता है, तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण के अंदर प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, एक एक शब्द वाले होते हैं, तो बच्चे उसको कम समय में पूरा कर देते हैं। एक तो बच्चों से जब टेस्ट लिया जाएगा, वस्तुनिष्ठ परीक्षण मतलब पेपर लिया जाएगा, तो बच्चे उसको कम समय में हल कर देंगे, समय कम लगेगा। दूसरा फिर टीचर जब उसकी जांच करेगा, उस परीक्षण की जांच की जाएगी, तो जांच के दौरान भी शिक्षक को इन परीक्षणों के अंदर जो बच्चों ने उत्तर लिखे होंगे उनकी जांच करने में भी आसानी रहेगी, समय कम लगेगा। कम समय के अंदर शिक्षक जो है बच्चों के उत्तरों की जांच आसानी से कर सकता है। इसलिए इसमें समय जो है बर्बाद कम होता है, समय व्यर्थ कम होता है, और किसी भी प्रकार की थकान में उदासीनता जो है अनुभव नहीं करते बच्चे इस परीक्षण के दौरान, क्योंकि इस परीक्षण में छोटे छोटे प्रश्न होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, और इंटरेस्टिंग रहता है ये पेपर, क्योंकि 4 उत्तर वाले प्रश्न हैं, तो बच्चा उनमें से आइडिया लगाने की कोशिश करता है, या ये सही है ये गलत है, 4 में से 2 उत्तर छांट के निकाल देता है, ये 2 गलत है, ये दोनों में से कोई सही हो सकता है, या मिलान करने वाला है।
तो बार बार मिलान करके देखता है ये सही है, नहीं ये गलत है, ये सही है। तो मतलब इंटरेस्टिंग बना देता है ये परीक्षण। इसमें बच्चे जो है थकान का अनुभव नहीं करते हैं और अच्छे से इस परीक्षण को संपन्न करवाया जा सकता है। दूसरा है इसके अंदर फलांकन की सुगमता होती है। फलांकन का मतलब इनको चेक करने की या बच्चों को अंक देने की सुगमता इसके अंदर रहती है, ठीक है, क्योंकि ये जो है ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होंगे उनके आंसर फिक्स होते हैं, निर्धारित होते हैं, ठीक है। उसमें जो है कंप्यूटर के द्वारा भी इस परीक्षण के उत्तरों को जांचा जा सकता है। कंप्यूटर के अंदर शीट डाल देंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, तो कंप्यूटर उसके आंसरों की उसमें पहले से फीड करके अपने रख देंगे, तो उसके आंसरों की जांच कर देगा। क्योंकि जो निबंधात्मक परीक्षण है उसमें सभी बच्चे अपने अपनी लैंग्वेज में आंसर लिखते हैं। कोई बच्चा किसी हिसाब से लिखता है, दूसरा अपने हिसाब से लिखता है। होता दोनों का ही सही है, लैंग्वेज दोनों की अलग अलग हो सकती है, तो दोनों के ही उत्तर सही हो सकते हैं, अपने उनको गलत नहीं कर सकते। तो कंप्यूटर के द्वारा फिर उन उत्तरों की जांच करना संभव नहीं है। कंप्यूटर में जो डाटा एक बार फीड कर दिया जाएगा, कंप्यूटर उसी हिसाब से चेक करेगा। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के उत्तर तो निश्चित होते हैं, निर्धारित होते हैं, इसलिए इसका डाटा कंप्यूटर में डाल दिया जाता है कि ये 10 प्रश्न है, ये नहीं उत्तर है। कंप्यूटर में जितने भी शीट्स डालेंगे, जो उत्तर उसमें फीड किए हुए हैं सही उत्तर है, वो उन्हीं की जाँच करेगा। तो इसके मतलब फलांकन के अंदर या चेक करने में इसमें सुगमता रहती है, आसानी रहती है, जल्दी से जो है जांच हो सकती है। इसके अलावा इनकी जांच करने में शिक्षक बच्चों की सहायता भी ले सकते हैं, परस्पर बच्चों से भी जांच करवा सकते हैं। जो उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे हैं उनकी सहायता भी शिक्षक ले सकते हैं, क्योंकि इनके उत्तर निर्धारित होते हैं। शिक्षक पहले बच्चों को इनके उत्तर बता सकता है। मान लो एग्जाम्पल के लिए टीचर ने जो है 20 प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव टेस्ट लिया, उसमें जब बच्चों ने कॉपी दे दी, टीचर ने फिर सभी बच्चों को उसके ब्लैक बोर्ड के ऊपर शाम बोर्ड के ऊपर लिख कर उत्तर बता दिए कि पहले प्रश्न का उत्तर ये था, दूसरे का ये, तीसरे का ये। अब टीचर जो है बच्चों को कहते हैं कि आप अपनी अपनी कॉपी इस समय चेक करो, टिक मार्क करो, सही है गलत है, जितने सही है वो ऊपर लिख दो, गलत है तो लिख दो। तो मतलब ऐसे करके शिक्षक बच्चों की सहायता भी इस परीक्षण के जांच करने में या मूल्यांकन करने में आसानी से ले सकता है। तीसरा है कि पाठ्य वस्तु की व्यापकता। इस परीक्षण के अंदर पाठ्य वस्तु की व्यापकता होती है, मतलब ये संपूर्ण पाठ्य वस्तु का प्रतिनिधित्व करते हैं। निबंधात्मक परीक्षणों के अंदर अपने पढ़ा था, उसमें ये कमी थी कि वो संपूर्ण पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। संपूर्ण पाठ्यक्रम में से निबंधात्मक परीक्षणों का निर्माण नहीं किया जा सकता, ठीक है। लेकिन जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण है इसके अंदर प्रश्नों के उत्तर तो छोटे छोटे होते हैं, लेकिन अपने संपूर्ण सिलेबस में से इस प्रकार के परीक्षणों का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि प्रश्नों के उत्तर छोटे होते हैं, प्रश्नों की संख्या ज़्यादा। निबंधात्मक परीक्षण में विपरीत होता है, वहाँ प्रश्नों की संख्या कम और उत्तरों का जो साइज है तो हमने कह सकते उत्तरों की जो शब्द सीमा है वो ज़्यादा होती है। उत्तर बड़े बड़े, प्रश्नों की संख्या कम। वस्तुनिष्ठ में प्रश्नों की संख्या ज़्यादा लेकिन उत्तर छोटे छोटे। तो जब प्रश्नों की संख्या ज़्यादा होगी तो अपने संपूर्ण सिलेबस में से प्रश्न आसानी से निकाल सकते हैं। इसलिए वस्तुनिष्ठ परीक्षण जो है वो संपूर्ण पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व करते हैं। इससे अपने कह सकते हैं कि पाठ्य वस्तु की व्यापकता इसके अंदर इस प्रकार के परीक्षणों में आसानी से पाई जा सकती है। प्रश्न अधिक होने के कारण संपूर्ण पाठ्यक्रम के अंदर से प्रश्न आ जाते हैं, जिससे बच्चे का अच्छे से मूल्यांकन हो पाता है कि उसने संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन किया है कि नहीं, कौन कौन सा टॉपिक का अध्ययन किया है। अपने हर टॉपिक में से प्रश्न इसके अंदर आसानी से लेकर के और बच्चे का मूल्यांकन कर सकते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है जी वस्तुनिष्ठता पाई जाती है इन परीक्षणों के अंदर। इन परीक्षणों के अंदर वस्तुनिष्ठता पाई जाती है तो अपने यूं भी कह सकते हैं अध्यापक इन परीक्षणों के अंदर अंक देते समय पक्षपात नहीं कर सकता या पक्षपात करने की गुंजाइश न के बराबर होती है। इन परीक्षणों के उत्तर निर्धारित होते हैं, पूर्व में निश्चित होते हैं, ठीक है। जैसे राजस्थान की राजधानी है, ये क्वेश्चन है, मान लो इसका उत्तर निश्चित है, ठीक है, जयपुर ही होगा। अब बच्चे चाहे 20 उत्तर दे रहे हैं, चाहे 40 दे रहे हैं, सभी का उत्तर तो एक ही होगा, जयपुर। लेकिन अगर बड़े प्रश्न है, ठीक है, जैसे राजस्थान की राजधानी जयपुर की विशेषताओं के बारे में वर्णन करो, तब जयपुर की विशेषताएं बहुत सारी हैं,
कुछ बच्चा कोई अलग विशेषताएं लिखेगा, कोई दूसरा कोई अलग लिख देगा, तीसरा अलग लिख देगा, तो होंगी सारी सही, टीचर अपने हिसाब से उसको अंक देगा। लेकिन वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के अंदर ऐसा नहीं है, उत्तर निश्चित होते हैं और इसलिए जो है शिक्षक जो है इसमें पक्षपात नहीं कर सकता। बच्चे ने अगर सही लिखा है तो उसको अंक पूरे ही मिलेंगे, अगर गलत लिखा है तो अंक नहीं आएंगे। शिक्षक अपने मनोभाव या अपने मान लो कि मानसिक स्वास्थ्य से उस बच्चे के अंकों को प्रभावित नहीं कर सकता है। तो अपने ये कह सकते हैं वस्तुनिष्ठता इन परीक्षणों में होती है और उत्तर जो निश्चित होने के कारण ऐसा इसमें पाया जाता है। निबंधात्मक परीक्षणों के अंदर वस्तुनिष्ठता कम पाई जाती है क्योंकि उत्तर निश्चित उसमें नहीं होते हैं। तो ये इसकी एक विशेषता कह सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के अंदर वस्तुनिष्ठता पाई जाती है। उत्तर निश्चित होने के कारण आप शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं कर पाएगा। अलग अलग कितने भी टीचरों से चेक करवा लें अपने, उसका जो उत्तर है वो एक ही जैसा आएगा। ये इसकी विशेषता थी। इसके अलावा वैधता पाई जाती है परीक्षणों के अंदर, वैलिडिटी या वैधता। वैधता या वैलिडिटी का मतलब क्या होता है कि इन परीक्षणों का जो उद्देश्य है वो पूर्व निर्धारित होता है, निश्चित उद्देश्य के अनुरूप इन परीक्षणों का निर्माण किया जाता है कि जिस योग्यता या जिस उद्देश्य को लेकर के परीक्षणों का निर्माण किया जाता है ये उस योग्यता या उस उद्देश्य की पूर्ति करते हैं, इसलिए इनमें वैधता पाई जाती है। उद्देश्य पहले से निर्धारित होता है। वैधता का मतलब होता है कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाए हैं उसकी पूर्ति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इसके अंदर ये जो परीक्षणों को अगर बार बार भी प्रशासित किया जाए तो इसमें अंक बराबर रहते हैं। दो चीज़ें होती हैं, या मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है उसमें बताया अच्छे मूल्यांकन में। एक तो ये होता है कि एक ही बच्चे की कॉपी अलग अलग टीचरों से जांच करवाई जाए और बच्चे के अंक एक जैसे ही आने चाहिए, अलग अलग नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो वो वस्तुनिष्ठता कहलाती है। एक होता है एक ही टेस्ट किया है कि पेपर को बार बार प्रशासित किया जाए। मान लो कोई पेपर है, आज लिया, बच्चों के अंक आगे, उसको उसी पेपर को दोबारा से 20-25 दिनों बाद फिर ले लिया, तो एक ही परीक्षण को बार बार लेने पर बच्चों के अंकों में अंतर ना आए, ठीक है, एक जैसे रहे, तो उसे अपने क्या कह सकते हैं, उसको वैधता। ये ध्यान रखना कि दोनों के अंदर अंतर है, वस्तुनिष्ठता होती है, वैधता होती है और एक विश्वसनीयता होती है। तीन चीजें हैं, वस्तुनिष्ठता, वैधता, विश्वसनीयता, ठीक है। विश्वसनीयता का भी इसके अंदर होना बहुत जरूरी है परीक्षण के अंदर। तो अच्छे परीक्षण या अच्छे मूल्यांकन की विशेषताओं की एक मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप वहां जाकर के उसमें देखना। अच्छे परीक्षण की विशेषताओं में सारी चीजें मैंने क्लियर कर रखी हैं। वस्तुनिष्ठता किसे कहते हैं, वैधता किसे कहते हैं, ठीक है, और विश्वसनीयता किसे कहते हैं, वहां पे आप अच्छे से इसको देख सकते हो। तो कहने का मतलब वस्तुनिष्ठ जो परीक्षण होते हैं उसको अलग अलग टीचरों से जांच करवा ले तो भी बच्चे के अंकों में कोई फर्क नहीं आता, और उनको बार बार ले लें तो बच्चों के अंकों में अंतर नहीं आता है। तो ये इसकी विशेषता निबंधात्मक परीक्षणों में ऐसा नहीं है। अगर एक ही बच्चे की कॉपी अलग अलग टीचर चेक करेंगे तो उसके नंबरों में अंतर आ सकता है, क्योंकि हर टीचर जो है उसका मानसिक स्वास्थ्य निबंधात्मक परीक्षणों के उत्तरों को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा है लिखने का कोई प्रभाव नहीं। इस प्रकार के परीक्षणों में लिखने का प्रभाव नहीं पड़ता बच्चे की जो हैंड राइटिंग है, कह सकते हैं कि उसका नंबरों पे प्रभाव नहीं पड़ता है, या अपने कह सकते बच्चों की लेखन जो कला है उसका प्रभाव इसके ऊपर नहीं पड़ता है, या छात्रों की जो भाषा संबंधी कमजोरी है, अपने यूँ कह सकते हैं बच्चों की जो भाषा संबंधी कमजोरी होती है उसका प्रभाव बच्चों के अंकों पे नहीं पड़ता है, या अंक लेने में बाधक नहीं हो सकता। किसी बच्चे की राइटिंग थोड़ी अच्छी ना हो, या वो भाषा संबंधी शुद्धियाँ करता हो लिखने में, भाषा का पकड़ उसकी कम हो, तो उस बच्चे को ज्ञान अच्छा हो अपने सब्जेक्ट का, तो उसको फिर नंबर लेने में भाषा संबंधी कमजोरियाँ को बाधा उत्पन्न नहीं करती है, ठीक है। तो ये भी परीक्षणों की विशेषता होती है। लिखने का कोई प्रभाव, क्योंकि उत्तर सही बच्चे ने टिक कर दिया या उत्तर सही लिख दिया तो वो सही है, पूरे मिलेंगे। फिर प्रेरणा का स्रोत, ये परीक्षण प्रेरणा का स्रोत हो सकते हैं, क्योंकि इन प्रकार के परीक्षणों में
विभिन्न नवीन प्रकार के पदों का सम्मिलित किया जाता है। विभिन्न नए नए जो पद आते हैं उनको इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो ये दूसरे परीक्षणों के लिए और दूसरे बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनते हैं। और इसमें विषय वस्तु की नवीनता से थकान भी दूर होती है। हर बार अलग प्रकार के प्रश्न आते हैं, कभी सही गलत वाला दे दिया जाता है, कभी मिलान वाला, कभी रिक्त स्थान की पूर्ति वाला, कभी 4 उत्तर वाला, है ना, प्रत्येक विमान प्रश्न पूछ लिया जाता है, कभी रिकॉल वाला। तो इससे बच्चों में नवीनता और रोचकता जो है बनी रहती है और बच्चे जो थकान को महसूस नहीं करते हैं। फिर मानकीकरण की संभावना, इस प्रकार के परीक्षणों से मानकीकरण की संभावना होती है। मानकीकरण या मानक अपने कहते हैं, स्टैंडर्ड जो होता है किसी भी परीक्षण का, वो भी उसकी बहुत बड़ी विशेषता होती है। तो इसमें मानकीकरण की जो पर्याप्त संभावना रहती है, एक लंबे समूह पर इन परीक्षणों को प्रशासित करके मानकों को ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है ना, इन परीक्षणों को प्रशासित करके इनके जो मानक हैं, स्टैंडर्ड होते हैं जो, उनको बने अच्छे से चेक कर सकते हैं। जिन मानकों के लिए इसको बनाया गया, जिन मानकों के अनुरूप बनाया गया है, उन पे ये खरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है, उनकी पूर्ति कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर निरर्थक सामग्री का कोई महत्व नहीं है। इन परीक्षणों में निरर्थक सामग्री बिल्कुल नहीं होती। निरर्थक सामग्री का इनमें कोई स्थान नहीं होता, क्योंकि जो उत्तर है वो निर्धारित होते हैं, निश्चित होते हैं। इसलिए बच्चा इधर उधर की बातें नहीं लिखता, निरर्थक सामग्री का बच्चा उपयोग नहीं करता, क्योंकि निबंधात्मक परीक्षणों के अंदर बच्चे केवल निरर्थक सामग्री लिखते रहते हैं, इधर उधर की बातें जोड़ के साथ में लिख देते हैं। लेकिन इसमें शब्द सीमा निश्चित है, एक शब्द या 2 शब्द वाले उत्तर हैं, तो इसमें निरर्थक बातें लिखने का बच्चे को मौका नहीं मिलता, ना ही निरर्थक सामग्री का उपयोग इसमें किया जा सकता है। संभावना इसमें बिल्कुल नहीं रहती। रटने का बहिष्कार, रट्टा मारने का बहिष्कार करते हैं। ये परीक्षण वस्तुनिष्ठ परीक्षण है। इसमें तो बच्चा अगर डीपली लेसन को समझेगा, पढ़ेगा, तो इनके उत्तर दे सकता है। अगर रट्टा मारेगा तो रट्टा मारने से इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर पूर्ण रूप से सही नहीं किए जा सकते। इसलिए ये परीक्षण रट्टा मारने की प्रवृत्ति का बहिष्कार करते हैं या बच्चे को रट्टा मारने की प्रवृत्ति से दूर ले जाते हैं और डीपली या गहन अध्ययन करने में बच्चे की रुचि पैदा इन परीक्षणों के द्वारा होती है। रट्टा मारने से इन परीक्षणों में अच्छे अंक बच्चा नहीं ले पाता कभी भी। तो ये इसकी विशेषताएं थी जो आपने कर ली वस्तुनिष्ठ परीक्षणों की। ठीक है, अब है वस्तुनिष्ठ परीक्षणों की सीमाएं या कमियां। इसमें कमियां क्या क्या है? वस्तुनिष्ठ परीक्षण के अंदर कुछ कमियां रहती हैं, कुछ सीमाएं हैं इसकी। तो अब आपने देखना है कि इसमें क्या क्या कमियां हैं। एक तो निर्माण में कठिनता, तो इन परीक्षणों के निर्माण में कठिनता रहती है। अभी अपने पीछे विशेषता में बात की थी, प्रशासित करने में आसानी रहती है परीक्षणों को, मतलब आसानी से प्रशासित किया जा सकता है। टीचर बच्चों से पेपर आसानी से ले सकता है, बच्चे कम समय में इसको कर सकते हैं। लेकिन परीक्षणों का निर्माण करने में कठिनाई आती है, मेहनत टीचर को ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है, तो छोटे छोटे हैं, तो प्रश्नों की संख्या ज़्यादा होने के कारण पूर्ण पाठ्यक्रम में से जो है प्रश्न निर्माण करना होता है टीचर को। इसलिए अपने कह सकते हैं कि इन परीक्षणों की रचना अत्यधिक कठिन होती है और अधिक परिश्रम, समय और धन की आवश्यकता रहती है। परिश्रम भी ज़्यादा लगता है, मतलब मेहनत भी ज़्यादा लगती है, समय भी ज़्यादा लगता है और धन की भी ज़्यादा खर्च होती है, क्योंकि प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है तो उसको प्रिंट करने में, प्रिंटिंग वगैरह का जो खर्च है उसका वो भी ज़्यादा होगा। तो ये जो है तीनों चीज़ें इसमें आ जाती हैं। कठिन में परिश्रम भी ज़्यादा लगता है, समय भी ज़्यादा, धन की भी अधिक आवश्यकता होती है। और एक बात, इसमें इन प्रश्नों का या इन परीक्षणों का निर्माण करने के लिए विषय विशेषज्ञ की भी आवश्यकता होती है। सामान्य जो विषय का अध्यापक है वो इन परीक्षणों का निर्माण अच्छे से नहीं कर सकता, इसके लिए विषय विशेषज्ञ की आवश्यकता पड़ती है। तो कहने का मतलब सभी टीचर जो है, सभी शिक्षक इस परीक्षणों का निर्माण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसमें डीपली जो है क्वेश्चन दिए जाते हैं बच्चे का जो है ज्ञान, उसकी जांच करने के लिए। तो इसलिए हर टीचर इन परीक्षणों का निर्माण नहीं कर पाता है। ये इसकी एक कमी कह सकते हैं अपने। ठीक है, समय भी ज़्यादा लगता है, श्रम भी ज़्यादा, धन का खर्च भी ज़्यादा और विषय विशेषज्ञ की भी आवश्यकता पड़ती है इसके अंदर। दूसरा है अनुमान को प्रोत्साहन। ये जो परीक्षण है वस्तुनिष्ठ भाई, एक एक उत्तर वाले, रिक्त स्थान वाले, अवैध वाले उत्तर हैं, तो इनमें अनुमान जो है, अनुमान को प्रोत्साहन देते हैं ये परीक्षण।
बच्चा अनुमान या आइडिया लगा के, जिसको अपने देसी भाषा में तुक्का लगा के, तो तुक्के लगा के कई बार उत्तर जो है वो सही हो जाते हैं। हो सकता है बच्चे ने उसको अच्छे से ना पढ़ा हो या बिल्कुल ना पढ़ा हो, फिर भी बच्चे का उत्तर कई बार अनुमान से भी सही हो सकता है। तो अपने ये कह सकते हैं कि इनमें अनुमान को प्रोत्साहन मिलता है। और कुछ बच्चे ये ऐसे भी हो सकते हैं जो अनुमान लगाने में ज़्यादा एक्टिव हो, सक्रिय हो, जो अनुमान अच्छे से लगा सकते हैं, तो वो बिना पढ़े भी या कम मेहनत करके भी अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो अनुमान को प्रोत्साहन देती है ये परीक्षण, जो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर आइडिया अनुमान से अच्छे अंक प्राप्त कर लिए बच्चे ने, लेकिन रियल में उसको इस चीज़ का ज्ञान नहीं है, तो ये शिक्षा के लिए बहुत ही बुरी बात है, एजुकेशन के लिए अच्छी बात नहीं है। तीसरी कमी है कि विचारों के अभिव्यक्ति की नगण्यता है। विचारों और अभिव्यक्ति की नगण्यता होती है, क्योंकि बच्चा अपने विचार, अपने जो अंदर के जो विचार हैं और जो प्रेजेंटेशन है बच्चे की अभिव्यक्ति, जिसको अपने कहते हैं, बच्चे में किसी चीज़ का ज्ञान है तो बच्चा उसकी अभिव्यक्ति दूसरों के सामने कैसे करता है, प्रेजेंटेशन कैसे करता है। तो एक तो बच्चे के लिए जो अभिव्यक्ति है उसका मौका इन परीक्षणों के अंदर नहीं मिलता, और अभिव्यक्ति भी ज्ञान की, बच्चा अपने ज्ञान को, जो उसने विषय का ज्ञान प्राप्त किया है, वो दूसरों के सामने प्रेजेंट कैसे करता है, इस चीज़ का या इस बात का मौका इन परीक्षणों में नहीं मिलता। क्योंकि बच्चा वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के अंदर सिर्फ एक शब्द में उत्तर लिखता है, तो अपने विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति वो नहीं कर पाता, लिख करके नहीं बता सकता। लेकिन निबंधात्मक परीक्षणों के अंदर विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति होती थी, तो बच्चा अपने मनोभावों को या अपने ज्ञान को दूसरों के सामने अच्छे से व्यक्त कर पाता था, लिख करके बता सकता था। तो इसमें जो है विचारों की व्यक्ति की नगण्यता रहती है। फिर व्यक्तित्व का अध्ययन नहीं होता इन परीक्षणों के अंदर। व्यक्तित्व जो पर्सनैलिटी होती है बच्चे की, उसका ज्ञान नहीं मिल पाता, क्योंकि इसमें शब्द सीमा तो है ही नहीं। अपने कह सकते हैं कि एक दो शब्द वाले उत्तर हैं, तो बच्चा उत्तर सही करेगा गलत करेगा। तो बच्चे का किसी विषय के प्रति पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, क्योंकि व्यक्तित्व जो है वो ज्ञान से भी प्रभावित होता है, जो पर्सनैलिटी है उसको ज्ञान भी प्रभावित करता है। तो बच्चे का ज्ञान है ना, अपने जांच करके उसकी पर्सनैलिटी को जो है चेक कर सकते हैं। तो इन परीक्षणों के अंदर बच्चे के विचार प्रस्तुत करने, भाषा का प्रयोग करने, साहित्य में उसकी रुचि, इन चीज़ों का पता तो नहीं चल पाएगा। बच्चे की भाषा शैली का पता नहीं चल पाएगा, ठीक है, उसकी साहित्य के प्रति रुचि कैसी है, उसका जो है शब्द शुद्धियाँ या अपने कह सकते हैं कि विचारों को व्यक्त करने की क्षमता कैसी है, ये चीज़ें अपने जांच नहीं कर पाएंगे। ये भी व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। मतलब बच्चे के व्यक्तित्व का अध्ययन अपने नहीं कर सकते इन परीक्षणों के द्वारा। निबंधात्मक परीक्षणों के द्वारा बच्चे की पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व का अध्ययन अपने कर सकते हैं। इसके बाद है कमजोरियों को जानना कठिन। इन परीक्षणों द्वारा बालकों की कठिनाइयों और कमजोरियों को जानना कठिन हो जाता है, पता लगाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनमें मौलिकता व्यक्त करने का कोई अवसर नहीं मिलता। बच्चों को मौलिकता या नवीनता प्रेजेंट करने का मौका नहीं मिलता, इसलिए बच्चों की जो है कमजोरियों को जानना या उसका पता लगाना टीचर के लिए मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा अध्यापक पर अधिक कार्य का होना, इन परीक्षणों का निर्माण करना, ठीक है, टीचर जो है इसके इन परीक्षणों का निर्माण करने में अधिक मेहनत करता है, परिश्रम करता है, तो टीचर पे कार्य का बोझ ज़्यादा आ जाता है। चेक करने में टीचर को समय ज़्यादा लगता है, इनका निर्माण करने में भी समय ज़्यादा लगता है। अगर कंप्यूटराइज टेस्ट है तो हो सकता है टीचर कम समय में इसकी जांच कर ले, लेकिन टीचर पे जो है वर्कलोड इन परीक्षणों के दौरान कहने का मतलब ज़्यादा रहता है। और अध्यापक के पास अत्यधिक कार्य होने के कारण उसका उचित रूप से वो प्रयोग बच्चों के सामने नहीं कर पाता। मतलब टीचर पेपर बनाने में, उसकी जांच करने में अधिक व्यस्त रहता है, बच्चों को समय कम दे पाता है। तो बच्चे जो है वो हो सकता है उस दौरान जो है अनुशासनहीनता दिखाएं या जो है उनका मन पढ़ाई में ना लगे जब टीचर इस कार्य में व्यस्त है। तो कहने का मतलब वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का निर्माण करने, प्रशासित करने, उनकी जांच करने में टीचर अधिक व्यस्त रहता है, जिस कारण शिक्षण कार्य भी हो सकता है उस दौरान प्रभावित हो जाए या बाधित हो जाए। तो ये भी परीक्षणों की एक कमी कह सकते हैं अपने जो है या बुरी बात है। फिर प्रश्नों की संख्या अधिक होने के कारण श्यामपट्ट पर लिखना भी संभव नहीं होता। जब प्रश्नों की संख्या ज़्यादा इन परीक्षणों में तो श्यामपट्ट पर लिखना तो संभव नहीं है।
इसलिए इन प्रश्नों को प्रिंट रूप में ही देना पड़ता है बच्चों को, जिससे धन की और समय की बर्बादी ज़्यादा होती है। ये भी परीक्षणों की कमी है। इन परीक्षणों के द्वारा धन का और समय का जो है ज़्यादा खर्च होता है। ये लगभग आपको मैंने मेन कमियां बता दी हैं। इसके अलावा आपके दिमाग में कोई और आ रही है तो आप और भी ऐड कर सकते हो। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के ऊपर 2 वीडियो बना लिए अपने। पहले वाले में इसका परिभाषा देखी थी, फिर वस्तुनिष्ठ परीक्षणों में किस प्रकार के प्रश्न रखे जाते हैं, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के अंदर किस प्रकार के प्रश्न होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। आज वाली वीडियो के अंदर वस्तुनिष्ठ परीक्षणों की विशेषताएं पढ़ ली और वस्तुनिष्ठ परीक्षणों की कमियां पढ़ ली। ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन या ऑब्जेक्टिव टाइप जो टेस्ट है ये कंप्लीट है। यहाँ पे आप इन दोनों वीडियो को अच्छे से देख लेना। फिर भी आपको कोई कमी लगे, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। आज के लिए इतना ही है, तो कल अपने नया टॉपिक शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।